प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास की इस कक्षा में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो विषय है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार प्राचीन काल से संपादित हो रहा था और इस हेतु दो मार्गों का प्रयोग किया जाता था। पहला था स्थल मार्ग, जिसमें बाल्कन प्रदेश होते हुए ईरान, इराक के माध्यम से भारत पहुंचा जाता था, और दूसरा था भूमध्य सागर होते हुए अरब सागर के माध्यम से भारत पहुंचना। ये स्थल और जल दोनों ही मार्ग अरबों के उत्कर्ष के परिणाम स्वरूप असुरक्षित हो गए। यूरोपीय राज्यों को भारत के साथ व्यापार संपादित करने के लिए नए सुरक्षित मार्गों की आवश्यकता महसूस होने लगी। 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में इन नए मार्गों की खोज प्रारंभ हुई और इस कड़ी में दो नाविक भारतीय समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए अपने राष्ट्र से अपनी यात्राएं प्रारंभ करते हैं, जिसमें पहला था कोलंबस, जो भारत के स्थान पर उत्तरी अमेरिका पहुंच गया। दूसरा 1498 में अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर लगाता हुआ भारत पहुंचा। इस मानचित्र से वास्को डी गामा के जल मार्ग को आप आसानी से समझ पाएंगे। वो यूरोप, पुर्तगाल से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर लगाता हुआ केप ऑफ गुड होप पहुंचता है और वहां से आगे बढ़कर भारत के बंदरगाह कालीकट पहुंच जाता है। कालीकट पहुंचने पर वहां के शासक के द्वारा उसका स्वागत किया जाता है, लेकिन अरब के व्यापारी उसके इस कार्य में समर्थन या सहयोग नहीं करते और इस तरह से यूरोप और भारत के मध्य एक सुरक्षित जल मार्ग की खोज हो जाती है। इस खोज के उपरांत भारत के साथ व्यापारिक गतिविधियां संपादित करने के लिए अलग अलग यूरोपीय राज्य भारत पहुंचना प्रारंभ करते हैं। उनके द्वारा क्रमबद्ध जिस क्रम में भारत पहुंचने का कार्य संपादित हुआ, उसमें पहले थे पुर्तगाली, दूसरे थे डच, तीसरे थे अंग्रेज, चौथे थे डेन और पांचवें थे फ्रांसीसी। सबसे पहले भारत पहुंचने वाले यूरोपीय राज्य के निवासी पुर्तगाली थे और वे ही सबसे अंत में 1661 से भारत से गए थे। अब हम एक एक राज्य की गतिविधियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पुर्तगालियों की। पुर्तगालियों के द्वारा भारत की खोज की गई 1498 में। समुद्री मार्ग को विश्व से अवगत कराया गया और जमोरियन के कालीकट के शासक जमोरियन ने वास्को डी गामा को व्यापार करने और अपने राज्य में व्यापारिक गतिविधियां करने के लिए सहयोग प्रदान किया, लेकिन अरबों ने उनका तीव्र विरोध किया। वास्को डी गामा के वापस लौट जाने के उपरांत दो वायसराय पुर्तगाली वायसराय भारत में नियुक्त किए गए। पहला था डी अल्मोडा और दूसरा था अल्फांसो डी अल्बुकर्क उसका पूरा नाम था। अल्फांसो अल्बुकर्क ने अपने राज्य, अपनी शक्ति, अपनी सत्ता स्थापना का कार्य प्रारंभ किया। उसने भारतीयों के साथ व्यापारिक संबंधों के साथ साथ वैवाहिक संबंधों की स्थापना की और इसके बाद उसी के द्वारा कार्टेज अल्मोड काफिला पद्धति भी स्थापित की गई, जिससे अरब सागर में व्यापार संपादित करने वाले जिन जहाज़ों का प्रयोग किया जाता था, उन सभी जहाज़ों पर वो परमिट चिपकाया जाता था। इसका तात्पर्य था कि अरब सागर के माध्यम से व्यापार करने के लिए एकाधिकार पुर्तगालियों के पास था। पुर्तगालियों के पश्चात भारत आने वाले दूसरे डच थे। डच हॉलैंड संसद से अपना अधिकार पत्र लेकर भारत पहुंचे और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इन्होंने
मछलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, विलियम, करिकल, चिनसुरा, कासिम बाजार, बड़नगर, पटना, बालेश्वर, नागपट्टनम, कोचीन में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। इस समय सूरत स्थित इनका निर्देशालय सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाला व्यापारिक केंद्र था। डचों और पुर्तगालियों के मध्य व्यापारिक प्रतिस्पर्धा स्थापित हुई और उस प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप दोनों में संघर्ष होना प्रारंभ हो गया। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात डचों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होने लगी और वे अंग्रेजी नौसेना के सामने टिक नहीं पाए, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा। डचों के बाद भारत आने वाली सबसे बड़ी व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से व्यापारिक कंपनी का एकाधिकार पत्र लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का कार्य प्रारंभ किया और जेम्स प्रथम के काल में हॉकिंस नाम का एक व्यक्ति भारत पहुंचा, जो सूरत पहुंचने के पश्चात मुगल दरबार में जहांगीर से मिलने आगरा गया। हॉकिंस के बारे में कहा जाता है वो फारसी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। उसकी इस बात से प्रभावित होकर जहांगीर ने उसे भारत में व्यापार करने और अपने राज्य में 400 मनसब की जागीर देने का प्रस्ताव रखा। पुर्तगालियों ने उनका विरोध किया और दोनों के मध्य सूरत में एक संघर्ष या युद्ध भी संपादित हुआ। तत्पश्चात एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को सूरत से व्यापारिक कोठी स्थापित करने का मुगल सम्राट के द्वारा अधिकार पत्र दे दिया गया। सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सूरत पहुंचे और वे भी जहांगीर से मिलने अजमेर उसके दरबार में उपस्थित हुए और धीरे धीरे इन लोगों ने अपने व्यापारिक गतिविधियों को विस्तृत करते हुए व्यापार को स्थायी करने, अपना एकाधिकार करने के लिए दुर्गीकरण का कार्य भी प्रारंभ कर दिया। इसके बाद इन्होंने बालेश्वर, हरिपुर, मद्रास, हुगली, बम्बई इत्यादि स्थानों पर अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित कर ली। अब इन्होंने दक्षिण भारत में अपनी व्यापारिक कार्य संपादित करने का श्री गणेश किया और मसूलीपट्टनम, पेटापुली में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। यहाँ से इन्होंने अपने राज्य का विस्तार करना, अपनी शक्ति का विस्तार करना प्रारंभ किया। गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान प्राप्त कर वार्षिक कर अदा करके व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। धीरे धीरे इन्होंने अपनी शक्ति, अपनी व्यापारिक गतिविधियों को विकसित किया। इसी बीच पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रेंजा का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से कर दिया और इस चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया गया, जिसे चार्ल्स ने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां स्थायी और सुदृढ़ होने लगी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति में और अधिक सुधार आया और उनकी स्थिति मजबूत हो गई और 1717 में उन्होंने मुगल सम्राट फारूक सिहाग से 3000 वार्षिक कर अदा कर भारत में सीमा शुल्क मुक्त व्यापार का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। ये अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के मील का पत्थर स्थापित हुआ। तत्पश्चात भारत में डेनमार्क की कंपनी भारत आई और उन्होंने भारत के तमिलनाडु के क्षेत्र में अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने प्रारंभ किए। लेकिन इन डेनमार्क की कंपनी का या डेनमार्क के व्यापारियों का भारतीयों के प्रति या भारतीय व्यापार के प्रति अधिक रुझान नहीं था
और प्रारंभ में ही कुछ गतिविधियां संपादित कर वे अपनी सभी व्यापारिक अधिकार अंग्रेजों को सौंपकर भारत से वापस लौट गए। तत्पश्चात फ्रांसीसी भारत आए। लुई 14वें के मंत्री कोबोल्ट के द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में की गई, जिसने सबसे पहले सूरत में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। उसके पश्चात गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति प्राप्त कर मछलीपट्टनम में अपनी दूसरी व्यापारिक गतिविधि की या व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। कंपनी के निदेशक फ्रांसिस मार्टिन ने शेरखान लोदी से एक स्थान प्राप्त करके पांडिचेरी नाम का अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। बंगाल में उन्होंने शाइस्ता खां से एक स्थान प्राप्त किया और वहां पर चंद्रनगर नामक अपनी व्यापारिक कोठी को स्थापित किया। फ्रांसीसी धीरे धीरे अपनी व्यापारिक गतिविधियां विस्तृत करने में सफल हो रहे थे। इससे पूर्व भारत में यूरोपीय राज्य के रूप में अंग्रेज अपनी व्यापारिक गतिविधियां पूर्णतः स्थापित करने में सफल हो चुके थे। इस कारण से फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य व्यापारिक प्रतिस्पर्धाएं संपादित होने लगी। भारतीय तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्थाओं में दोनों के मध्य संघर्ष आवश्यक हो गया और इन संघर्ष को हम अपनी आगामी क्लास में और अच्छी तरह से पढ़ेंगे या उस विषय पर बात करेंगे, कर्नाटक के युद्ध या आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। तो ये इस तरह से हम देखते हैं भारत की तत्कालीन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए, राजनीतिक कमजोरियों का लाभ उठाते हुए यूरोपीय कंपनियों ने भारत में प्रारंभिक दृष्टिकोण से अपने उद्देश्य जो व्यापारिक गतिविधि संपादित करना था उसमें परिवर्तित करते हुए राजनीतिक अधिकार की ओर आगे बढ़ना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापना का कार्य इनके द्वारा किया जाने लगा। कर्नाटक, प्लासी, बक्सर के युद्धों में अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई। फ्रांसीसी परास्त हुए और वे भारत छोड़कर चले गए। तत्पश्चात अंग्रेजी साम्राज्य का धीरे धीरे विस्तार होता चला गया। आगामी या अगली कक्षाओं में इन सभी विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।